हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हम लोग जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये देख चुके हैं, है ना। और उसकी जो उत्पाद विधि थी, प्रोडक्ट मेथड था, उसको हम लोगों ने देखा हुआ था। और हमें करना है राष्ट्रीय आय तक पहुंचना है। तो जीडीपी से धीरे धीरे करते करते हम राष्ट्रीय आय तक पहुंच जाते हैं। कुछ कुछ चीजों को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। आगे कौन कौन सी चीज आती है, जीएनपी आता है, एनएनपी आता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी हमारे दो मेथड्स और बाकी हैं, ठीक है। कौन कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड था, एक एक्सपेंडिचर मेथड था और एक इनकम मेथड था। एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि, उसको हम लोग इस वीडियो में देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, कोई भी किसी भी अर्थव्यवस्था में जहां जहां पर भी फाइनल गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है तो वो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो भी पैसे खर्च हो रहा है। अब वो कंजम्पशन होगा, या फिर देखो दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप उपभोग करोगे या फिर आप निवेश करोगे। और जो भी खर्चा कर रहा है उस वाले दृष्टिकोण से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उस वाले एंगल से जब आप देखोगे ना, तो क्या होगा, जीडीपी की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका। वैकल्पिक क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट मेथड को जान चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ था, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक क्या किया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड आई, ठीक है। ये जो कोई भी आईएथ फर्म होती थी, आईवी फर्म है, ऐसे जितनी भी फर्म्स हैं वो जो जो भी वैल्यू ऐड कर रही थी उनको जोड़ते चले गए थे, तो हमें क्या मिल गया था, जीडीपी मिल गया था। एकदम सिंपल था। यहां पर क्या है, ये अल्टरनेट मेथड है, वैकल्पिक तरीका है। यहां पर क्या है, उत्पादों के मांग पक्ष की, मांग पक्ष पर आधारित गणना करते हैं, ठीक है। ये की नहीं होगा, यहां पर उत्पादों के मांग पक्ष पर आधारित गणना करना है। अच्छा, क्या होता है इसमें, मांग मतलब आपको कुछ खरीदना है तो आप खर्च कर रहे होगे, तो मांग वाली साइड को देखना, हमें डिमांड साइड को देखना रहता है, ठीक। अच्छा, इसे में समझिए, इस विधि में हम प्रत्येक आर्थिक समूह, कौन कौन से होता है, एक तो आपका उपभोक्ता हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उपभोक्ता, मैं हूं, आप है, ऐसे ही फर्म भी तो हैं। फर्म नॉर्मली क्या करती है, फर्म नॉर्मली या तो इंटरमीडिएट गुड्स को कंज्यूम कर रही होती है, क्यों, उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज करना होता है। जैसे हम लोगों ने उदाहरण देखा था, तो हमारे में कौन था, बेकर था और किसान था। तो किसान ने 100 रुपए का गेहूं बनाया, लेकिन उसमें से 50 रुपए का गेहूं किसने खरीद लिया, फर्म ने खरीद लिया। अब फर्म ने जो गेहूं खरीदा है वो कितने का खरीदा है, 50 रुपए का, लेकिन वो कोई निवेश है क्या, नहीं है। उपभोग है क्या, लेकिन वो उपभोग अंतिम वस्तु का है क्या, नहीं है। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अंतिम वस्तु जो भी रहती है ना, उनके ऊपर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दो बार ना गिनने की गलती को बचाना होता है। डबल काउंटिंग की मिस्टेक जो होती है उसको हमें बचाना होता है, तो इसलिए हम डबल काउंटिंग नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, बेकर वाले उदाहरण में जो 50 रुपए का गेहूं किससे खरीदा है, किसानों से, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है। अच्छा, तो उस वाली स्थिति में क्या हो जाएगा, उस वाली स्थिति में ऐसा हो जाएगा कि भाई 100 रुपए का किसानों ने बनाया था गेहूं, लेकिन इसमें से 50 रुपए का ही ऐसा गेहूं था जिसको अंतिम उपभोक्ता ने यूज किया। 50 रुपए का तो गेहूं चला गया, वो किसने यूज किया, बेकर्स ने। और बेकर्स ने उस 50 रुपए में अपना वैल्यू ऐड करके 200 रुपए का बना दिया। अब 200 रुपए का जब बनाया तो हुआ क्या, जो भी आपके बेकर्स थे उन्होंने जो सामान बनाया उसको 200 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। और 50 रुपए में अंतिम उपयोग के लिए खरीदा गया किसानों से। तो यहां पर किसानों का जो बनाया हुआ गेहूं था उसमें अंतिम खर्चा 50 रुपए का है और बेकर्स के लिए 200 रुपए का है। तो 250 रुपए हमारी क्या हो जाती है, जीडीपी हो जाती है। अच्छा, इसी चीज को जब हम लोगों ने जीवी वाले मेथड से देखा था, किससे, ग्रॉस वैल्यू एडेड से देखा था, उत्पाद विधि से देखा था, तो क्या किया था, तो हम लोगों ने बोला कि भाई किसान ने तो 100 रुपए का बनाया है, तो किसान ने कोई इनपुट लिया था, नहीं लिया था, तो पूरा पूरा 100 रुपए की जो वैल्यू आई वो किसान से आ गई। और जो आपका बेकर था उसने 200 रुपए का बनाया था, लेकिन उसने 50 रुपए की तो वैल्यू कहां से ली थी, कहां से ली थी, वो तो इंटरमीडिएट गुड था। तो इसलिए हम लोग इसमें बेकर वाले एंगल से 150 को ही जोड़ते हैं वैल्यू एडेड में। तो यहां से हमें 250 रुपए मिलता है। तो अंतर देखिए, यहां पर 100 और 150 जोड़ रहे हैं, यहां पर हम लोग 50 और 200 जोड़ेंगे। यही अंतर है आपका एक्सपेंडिचर मेथड का, और ये आपका था प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि। तो दोनों में उत्तर हमारा एक ही आ रहा है, 250 आ रहा है, लेकिन दोनों में किस चीज को देखा जा रहा है वो चीज बदल चुकी है, ठीक। अच्छा, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। इस विधि में हम प्रत्येक आर्थिक समूह, उपभोक्ता हो गया, फर्म हो गई, फर्म नॉर्मली इन्वेस्ट कर रही होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, इनका निवेश का व्यय होता है। और सरकार दोनों तरह का खर्चा करती है, उपभोग भी करती है और निवेश भी कर रही होती है। नॉर्मली ये रहते हैं, इनके द्वारा किए गए अंतिम व्यय को जोड़ते हैं। अब अंतिम व्यय में ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स पर, जो मध्यवर्ती वस्तुएं उनके ऊपर किया जाने वाला खर्चे को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन कोई भी निवेश हो रहा होता है उसको काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि निवेश तो काफी आने वाले समय तक
कोई दूसरी फर्म है, मान लीजिए किसी मशीन में निवेश किया गया तो वो बहुत समय तक बना रहेगा, तो इसलिए हम लोग निवेश को काउंट करते हैं, लेकिन हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर किए गए खर्चों को काउंट नहीं करते हैं। किसको काउंट करते हैं? अंतिम व्यय को। ठीक, अच्छा, तो अंतिम व्यय हमारे निवेश को माना जाता है, लेकिन मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं माना जाता, अंतिम वस्तुओं के कंजम्पशन को माना जाएगा। ठीक, अच्छा, अब देखिए इसी में क्या है, 50 रुपए के गेहूं का जो बेकर्स वाला किसान उदाहरण था उसको देखते हैं। 50 रुपए का गेहूं जो बेकर्स किसानों से खरीदते हैं वह मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है, के रूप में गिना जाता है, इसीलिए यह अंतिम व्यय की श्रेणी में नहीं आता ना। तो किसानों ने बनाया तो 100 रुपए का, लेकिन उसमें से अंतिम वस्तु की तरह कितने का यूज किया गया? 50 रुपए का, तो 50 रुपए का ही खर्चा हुआ जो किसानों ने बनाया था। तो एक्सपेंडिचर खर्चा देख रहे हैं हम लोग, व्यय विधि देख रहे हैं, तो व्यय कितने का? वो 50 रुपए का हुआ। किसानों द्वारा बनाए गए वस्तु में अंतिम वस्तु के रूप में जो यूज हुआ है उसके ऊपर सिर्फ 50 रुपए का व्यय हुआ है, इसलिए हम लोग 50 रुपए काउंट करते हैं। ठीक, अच्छा, और वही चीज है यहीं पर आपको क्या है, मैंने आपको बता दिया था, 50 रुपए यहां से किसान के आ जाएंगे और 200 रुपए जो भी बेकर से बनाया उसको 200 रुपए की तरह पूरा पूरा खर्च किया गया, इसलिए उस पर 200 रुपए का खर्चा हुआ, इसलिए 250 रुपए यहां से आपकी जीडीपी निकल करके आ जाती है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, अब देखिए अर्थव्यवस्था के निर्गत का सकल मूल्य है, क्या मतलब हुआ? 200 रुपए जो आपका वही उदाहरण था, उसी उदाहरण में देखिए 200 रुपए बेकर द्वारा प्राप्त अंतिम व्यय और 50 किसान द्वारा प्राप्त अंतिम व्यय। अंतिम व्यय की बात कर रहे हैं, किसान को मिले तो 100 रुपए है, लेकिन उसमें से 50 रुपए तो इंटरमीडिएट गुड की तरह मिले थे, वो तो मानेंगे नहीं। हम 50 रुपए जो खर्च हुआ है अंतिम व्यय वस्तु पर उसको काउंट करेंगे, इसलिए 250 रुपए का हमारा निकल करके आ जाता है। अच्छा, अब देखिए कोई आईवी फर्म है, ये अब आईवी को डरने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, बहुत सारी फर्म्स है, 15वीं हो सकती है, 100वीं हो सकती है, तो उसको हम लोग ने आईवी बोल दिया। अब ये जो आईवी फर्म है ना, वो किस किस तरह से अंतिम व्यय कर सकती है, या उसके द्वारा बनाई गई चीजों पर किस किस तरह से व्यय हो सकता है, ये सोचिए। किसी फर्म ने कुछ बनाया, कुछ भी बनाया, कोई डिब्बा बना दिया, क्या बना दिया? डिब्बा, ठीक है। अब इस डिब्बे को कोई हमारा कंज्यूमर उपभोक्ता है, वो यूज कर रहा है, तो उसने पैसे दिए, ठीक, अच्छा। अब इसी फर्म ने क्या बनाई थी? एक मशीन बना दी, ठीक है, कुछ भी एक मशीन है। अब इस मशीन को कोई एक फर्म यूज कर रही है, तो फर्म ने भी खर्चा कर दिया। अच्छा, ये दोनों ही चीजें सरकार ने खरीद ली, किसने? सरकार ने, तो सरकार ने खर्चा कर दिया। और एक और चीज हो सकती है, इन्हीं दोनों मशीनों को इस कंपनी ने, इस फर्म ने क्या किया? बेच दिया किसी दूसरे देश में, तो क्या हो गया? निर्यात हो गया। क्या हो गया? निर्यात हो गया। तो यहां से भी पैसे मिले, तो फर्म को पैसे कहां से मिल रहे हैं ये देखेगा। लिखा जो है ना हमारी लैंग्वेज बुक में, इस लैंग्वेज यही लिखी हुई, लेकिन आप समझिएगा लिखा क्या है। कोई आईवी फर्म निम्नलिखित मदों पर अंतिम व्यय कर सकती है। क्या कर सकती है? प्राप्त कर सकती है। आप समझिए कैसे कैसे उसको पैसे मिल सकते हैं, उसने कहां कहां पर पैसे, कैसे कैसे जो भी बनाया वो कैसे कैसे बिक रहा है। अंतिम वस्तुओं की बातें यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अंतिम व्यय की हम लोग बात कर रहे हैं। अब अंतिम व्यय में क्या क्या आ जाता है? पहली चीज तो मैंने आपको बताया फाइनल गुड्स हो गया, और फाइनल गुड्स में आपको पता है कि कंजम्पशन गुड्स भी होते हैं और कैपिटल गुड्स भी होते हैं। कंजम्पशन मतलब उपभोग वस्तुएं भी होती हैं, और यहाँ पर कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं। पूंजीगत वस्तुओं को भी हम लोग क्या मानते हैं पूरी तरह से कि वो भी अंतिम खर्चा हुआ, लेकिन जो आपकी मध्यवर्ती वस्तु है उनको काउंट नहीं किया जाएगा। ये मैं तीसरी, चौथी या पांचवी बार बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। इसको काउंट नहीं किया जाएगा जब लोग एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो चार चीजें इनको समझ लीजिए। यही तो हो सकता है भाई, और कौन खर्च करेगा? या तो कंज्यूमर है, या कोई दूसरी फर्म खर्च करेगी, या सरकार खर्च करेगी, या फिर आपका जो सामान आपने विदेश में भेज दिया। तो यही चार लोग बना करके क्या बन जाते हैं? आपको खर्च पैसे देने वाले लोग बन जाते हैं। आपको मतलब किसको? किसी फर्म को। और खर्च करने वाले लोग यही लोग हैं। तो इन्हीं लोगों के द्वारा खर्च किए गए पैसे को अगर हम लोग जोड़ दें सारे लोगों के बिना डबल काउंटिंग किए हुए, डबल काउंटिंग कब होगी? जब हम मध्यवर्ती को जोड़ेंगे, इसलिए हम उसको नहीं जोड़ते हैं। तो बिना डबल काउंटिंग के जब जोड़ते हैं तो हमें जीडीपी मिल जाएगी, ठीक। तो इसी को देखते हैं फटाफट। अच्छा, देखिए क्या हुआ? फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम खपत व्यय। ये कौन सा व्यय है? खपत व्यय की बात कर रहे हैं, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ठीक। इसको हम लोग कंजम्पशन होता है सी से लिखा जाता है, इसलिए हम लोग सी आई से डिनोट कर दिया। सी आई का मतलब क्या है कि कोई आईवी फर्म थी, उसने कुछ सामान बनाया, उसने जो सामान बनाया उसमें उसके बनाए गए सामान का वो हिस्सा जिसको अंतिम वस्तु की तरह यूज किया गया है और साथ में कंज्यूम किया गया, उसको इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखा गया, कंज्यूम किया गया। जैसे किसान ने गेहूं बनाए थे 100 रुपए के, तो उसमें से 50 रुपए का गेहूं ऐसा था जो कंज्यूम किया गया था, सीधे सीधे खा लिया गया था। बाकी 50 बेकर्स ने इंटरमीडिएट गुड के तरह यूज किया था, तो उसको नहीं काउंट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग दिखा देते हैं सी आई से हम लोग निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करते हैं? सी आई। अच्छा, अब समझिए,
ध्यान दें कि प्रायः परिवार, अब खर्च कौन कर रहा होता है? नॉर्मली उपभोक्ता ही जो होते हैं ना, वही चीजें कंज्यूम कर रहे होते हैं। फर्म बहुत कम यूज कर रही होती है। कभी कभी अपने कर्मचारी या कोई मेहमान है या कोई विजिट करने आया तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिसको, जैसे मान लीजिए आपके कोई फर्म में कोई घूमने आया है, डॉक्यूमेंट्री बनाने आया कि आपकी कंपनी में कैसे काम होता है, तो आपने बोला आपके लिए भी चाय पानी का खर्चा कर देंगे, तो वहां पर आप जो चाय पानी बिस्कुट वगैरह दे रहे हो ना, वो सारी चीजें क्या हो गई हैं, वो फाइनल गुड्स की तरह आपने यूज किया है। तो ऐसा तो बहुत कम है, लेकिन फर्म का मेन खर्चा क्या हो रहा होगा? मशीनरी वगैरह पर हो रहा होगा, प्लांट बनाने पर हो रहा है, बिल्डिंग बनाने पर हो रहा है। तो ये लोग मेनली निवेश कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बहुत कम खर्चा। लेकिन जो कंज्यूमर है, हाउस होल्ड में परिवार है, वो क्या करते हैं? वो घर में खाने पीने की वस्तु भी लाएंगे, शैम्पू भी लाएंगे, वॉशिंग मशीन भी लाएंगे, सारे आपके कंज्यूमेबल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी वस्तुओं को खरीद करके लेकर के आते हैं। तो जो सीआई का मुख्य हिस्सा है वो कहां से आ रहा होता है? हमारा परिवारों से, हाउस होल्ड से आ रहा होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है मेन रूप से। अच्छा, कुछ अपवाद हो सकते हैं जब फर्म अपने मेहमानों या अपने कर्मचारियों के लिए उपभोग सामग्रियों का क्रय करती है। ठीक है, यहाँ पे है नहीं होगा, है होगा, ठीक। अच्छा, तो बहुत कम है। तो मान ली कुल मिलाकर के जो भी एक फर्म के ऊपर खर्चा के रूप में फर्म को चीजें प्राप्त हो रही है, उसमें पहला हिस्सा क्या हो गया? सीआई हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या आता है? कोई आईवी फर्म निम्नलिखित मदों पर अंतिम व्यय कर सकती है या प्राप्त कर सकती है। ठीक है, इसको जो बना रही है उस पर इसको पैसे जो मिल रहे हैं कहां से मिल सकते हैं? सीआई हम लोगों ने देख लिया। ऐसे दूसरा है, फर्म आई द्वारा उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं पर, अगर इसने कुछ ऐसे कैपिटल गुड्स बनाए हैं, क्या बनाए हैं? पूंजीगत वस्तुएं बनाई हैं, उनको कोई दूसरी फर्म खरीद सकती है। जैसे कोई मशीन वगैरह बना दी, मैंने आपको भी बताया था, तो उस पर उपगत, फर्मों द्वारा उपगत मतलब इनकर्ड बोलते हैं। ठीक है, इनकर्ड, INCURRED, इनकर्ड मतलब जो खर्च किया गया ना, तो इनकर्ड अंतिम निवेश व्यय। तो निवेश व्यय का मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब कोई फर्म है वो निवेश कर रही है, तो एक फर्म ने मशीन बनाई, दूसरी फर्म ने वो खरीद ली, तो दूसरी फर्म ने जब मशीन खरीदी तो उसने खर्चा किया, उस खर्चे को हम लोग जोड़ लेंगे और उस खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? आई। अब ये आई कौन सा है? ये वो वाली फर्म का नंबर है जिसने चीजें बनाई हैं। तो उसको पैसा कहां से मिल रहा है? खर्चे के रूप में। बाकी लोग खर्च कर रहे हैं, उसको वो पैसा मिल रहा है, तो उसको जो रेवेन्यू मिल रहा है, उसको जो संप्राप्ति हो रही है वो निकालना है। तो एक तो आपको पता चल चुका है अभी तक, सीआई मिल चुका है। सीआई क्या है? उसमें उस फर्म ने जो कुछ भी आपकी उपभोग्य वस्तुएं बनाई हैं, कंजम्पशन के लिए वस्तुएं बनाई हैं, उनको जो उसमें जो फाइनल एक्सपेंडिचर हुआ है, फाइनल गुड्स की तरह, इंटरमीडिएट गुड्स की तरह नहीं, उसको हम लोगों ने सीआई बोल दिया। और इसने जो मशीन वगैरह बनाई है उसको जब खरीदा गया तो इसको आई मिल गया। तो यानी कि अगर आप रेवेन्यू देखोगे इस वाली का, फर्म का, किसका? जो वस्तुएं बना रही है, तो उसमें उसको क्या क्या मिल चुका है? सीआई मिल चुका है प्लस आई मिल चुका है। आई कहां से आया? उस कंपनी के द्वारा, उस फर्म के द्वारा बनाई गई जो भी पूंजीगत वस्तुएं थी, कैपिटल गुड्स थी, उनको जिन जिन लोगों ने खरीद लिया। ठीक है, अच्छा, इसी में आपका आगे का पॉइंट आ जाता है। ओके, क्या है? मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय के विपरीत, जब आप मध्यवर्ती वस्तुओं को होता है तो उस पर व्यय को काउंट करते हो क्या? नहीं करते हो। लेकिन इसके विपरीत, इसका मतलब इसकी उल्टी बात हो रही है, यानी कि काउंट किया जाएगा किसको? निवेश पर व्यय को जीडीपी कैलकुलेशन में सम्मिलित किया जाता है। तो निवेश को क्यों किया जाता है मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किसी भी कंपनी के साथ आगे आने वाले टाइम पीरियड में भी उसको एक तरह से वस्तुओं के उत्पादन में यूज करते रहेंगे। अब वही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, आप निवेश कर रहे होते हो, और दोनों मिलाकर के आप हिस्सा बना रहे होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है? निवेश वस्तुएं जो है, इन्वेस्टमेंट गुड्स हैं, फर्म के पास लंबे समय तक बनी रहती हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रम में उपभोग किया जाता है। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको तो आप पूरा फिर से यूज कर लेते हो, जबकि जो निवेश किया गया है, कोई मशीन खरीदी गई तो बहुत सारे समय तक रहेगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको काउंट कर लेते हैं जब लोग जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, और समझिए, वह व्यय जो सरकार फर्म आई के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर करती है। अब सरकार भी तो खरीद रही है, तो सरकार को हम लोग गवर्नमेंट लिखते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा, आई फर्म ने कुछ बनाया था, कोई वस्तु या सेवा, उसके ऊपर किया गया तो उसको जीआई लिख दिया। ठीक है, तो जीआई द्वारा व्यक्त करते हैं। और सरकार द्वारा उपगत अंतिम व्यय में उपभोग और निवेश दोनों प्रकार के व्यय शामिल है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। जब गवर्नमेंट कुछ पैसा खर्च कर रही है तो ये कुछ कंज्यूम करने के लिए भी कर रही होगी, गवर्नमेंट कंजम्पशन भी हो गया, और गवर्नमेंट आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हो गया। लेकिन हम जीसीआई और जीआईआई नहीं लिखते हैं, इसलिए इसको कंफ्यूज मत होना, आप बस ये समझ लो कि कंजम्पशन भी है उसमें और इन्वेस्टमेंट भी है उसमें। अच्छा, ये हो गया। और इसी तरह से मैंने आपको एक्सपोर्ट बताया हुआ था, निर्यात संप्राप्ति। निर्यात संप्राप्ति का मतलब क्या हुआ? फर्म ने कुछ ऐसा सामान बनाया जो विदेशियों ने खरीद लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? निर्यात संप्राप्ति। जो फर्म आई विदेशों में अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर अर्जित करती है, उसको हम लोग एक्सआई, कैपिटल एक्सआई लिखते हैं वैसे तो, ठीक है, ऐसे करके के द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने कुल मिलाकर के जो देखा है वो ये है आपका, फर्म आई के द्वारा प्राप्त जो भी संप्राप्ति है उसके कुल योग को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। किस प्रकार दर्शाया जाता है? देखिए, आरवीआई, आरवी मतलब क्या हुआ?
रेवेन्यू, ठीक है, किसका, आईवी फर्म का क्या है, ये निकल कर क्या है, CI। ये 3 बराबर क्यों है, क्योंकि हमेशा इसके बराबर रहेगा। कहां से ये 3 यहां पर देखिए क्यों बने हुए हैं, इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जैसे ही आप हमेशा ही हर स्थिति में इसके बराबर होगा क्या, जो आपका रेवेन्यू है किसी आईएफ फर्म का, या तो कंजम्पशन से आएगा, या फिर इन्वेस्टमेंट से आएगा, या सरकार के द्वारा किए गए खर्च से आएगा, या फिर जो विदेशियों ने खरीदा उससे आएगा। तो किसी आई फर्म को कहां से पैसे मिल रहे हैं, लोगों ने उपभोग किया उससे, फर्म ने जो सामान बनाया था उसके ऊपर किसी दूसरी फर्म में निवेश किया, इन्वेस्टमेंट उससे, फर्म ने जो सामान बनाया था उसको सरकार ने खरीद लिया, सरकार कंज्यूम भी कर सकती है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, तो उसको हम लोग जीआई से डिनोट कर देते हैं। और इसी फर्म ने जो सामान विदेशियों को बेच दिया उसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्साइज से। इन सारी चीजों को मिला करके हम लोगों का रेवेन्यू आ गया आईएफ फर्म का। इसी के आगे इसी कॉन्सेप्ट को, एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हमारे जाकर के एक्सपेंडिचर मेथड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, लेकिन अगला वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी पिक्चर ठीक से समझ में आएगी। मिलते हैं।